गाजियाबाद 2015। एक ऐसा भयावह अपराध जो एक इंसान के भेष में छिपे शैतान के हाथों अंजाम दिया गया। उसने अपनी हैवानियत से क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं और दर्जनों जवान लड़कियों को एक दर्दनाक मौत दी। उन मासूम जिंदगियों को सबसे बेरहम और वहशियाना तरीके से छीन लिया गया। एक सीधे सादे दिखने वाले इंसान के मुखौटे के पीछे एक ऐसा नरपिशाच छिपा था जिसके कारनामे इंसान की कल्पना से भी परे थे। उसके अपराध की खौफनाक सच्चाई सभी को झकझोर कर रख देगी। संगीत। पिछले 1 महीने से विक्रम सिंह का दिल आग की तरह जल रहा था। उसकी छोटी बहन प्रिया अचानक बिना किसी खबर के गायब हो गई थी। सैकड़ों फोन कॉल्स का जवाब सिर्फ एक लंबी निराशाजनक घंटी थी और सैकड़ों संदेशों का भी कोई जवाब नहीं आया। विक्रम जानता था कि उसकी बहन थोड़ी चंचल और लापरवाह थी, लेकिन उसने कभी भी परिवार से इतने लंबे समय तक संपर्क नहीं तोड़ा था। उसके दिल में किसी अनहोनी की आशंका घर कर गई थी। उसने मेरठ में अपनी फर्नीचर की वर्कशॉप का काम छोड़ा और अपनी मोटरसाइकिल पर 30 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके अपनी बहन के ससुराल गाजियाबाद के इंदिरापुरम पहुंचा ताकि सच्चाई का पता लगा सके। उसके जीजा प्रकाश का घर एक शांत बंद गली के अंदर था। नज़ारा वही था, एक बड़ा सा आंगन जिसमें कुछ गमलों में करीने से कटे हुए पौधे लगे थे। घर भी वैसा ही एक मंजिला पक्का मकान था, लेकिन आज विक्रम को उस घर से एक अजीब सी भयानक ठंडक महसूस हो रही थी। उसने जल्दी से अपनी बाइक खड़ी की, अंदर की ओर कदम बढ़ाए और जोर से आवाज लगाई, प्रकाश, घर पर हो क्या? घर के पीछे से प्रकाश शर्मा धीरे धीरे बाहर आया। वह वैसा ही था, लंबा चौड़ा गठीले शरीर वाला, जिसके बाजू फौलादी लगते थे और चेहरे से वह एक सीधा सादा और भला आदमी लगता था। लेकिन आज उसकी आंखें गहरी और धंसी हुई थीं, उन पर काले घेरे साफ दिख रहे थे और वह बहुत थका हुआ और बीमार लग रहा था। अपने साले को देखकर प्रकाश ने बस बेमन से सिर हिलाया और हाथ भी ढीले ढाले तरीके से मिलाया। विक्रम, तुम आओ, अंदर बैठो, पानी पियो। प्रकाश की आवाज भारी और बैठी हुई थी। विक्रम ने बेचैनी से तुरंत पूछा, प्रकाश, प्रिया कहाँ है? 1 महीने से मैं उसे फोन कर रहा हूं, लग नहीं रहा। कुछ हुआ है क्या? प्रकाश ने एक गहरी उदास सांस ली। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया, अपने बड़े बड़े हाथों को आपस में मलने लगा। उसके चेहरे पर गहरा दुख था। काफी देर बाद उसने विक्रम की आंखों में सीधे देखते हुए कांपती आवाज़ में कहा, विक्रम, मैं यह कहना नहीं चाहता था, अपनी ही बेइज्जती होती है। वह रुका, जैसे एक शर्मनाक सच बताने की हिम्मत जुटा रहा हो। वो घर छोड़कर किसी और के साथ चली गई है। विक्रम स्तब्ध रह गया, उसके कान सुन्न हो गए। क्या कह रहे हो? घर छोड़कर चली गई? कहाँ? क्यों? प्रकाश ने फिर एक लंबी सांस ली। उसने एक गिलास में रखी ठंडी चाय का एक घूंट लिया और एक ऐसे पति की दर्द भरी आवाज में कहानी सुनाने लगा जिसे उसकी पत्नी ने धोखा दिया हो। उसे शिकायत थी कि मैं एक पति की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाता। उसने कहा कि मुझमें मर्दानगी की कमी है। यह शर्मनाक वजह किसी भी मर्द के आत्मसम्मान पर चाकू की तरह चुभती। विक्रम सुनकर असहज हो गया और समझ नहीं पाया कि आगे क्या पूछे। वह जानता था कि उसकी बहन सुंदर थी, लेकिन थोड़ी चंचल होने की बातें भी थीं। जब प्रकाश ने प्रिया से शादी करने की इच्छा जताई थी तो विक्रम को थोड़ी हिचकिचाहट हुई थी, लेकिन यह देखकर कि प्रकाश आर्थिक रूप से स्थिर था और उसकी बहन से सच्चा प्यार करता था, उसने हामी भर दी थी। अब प्रकाश की बातें सुनकर विक्रम के मन में आधा विश्वास और आधा संदेह था, लेकिन अपनी बहन पर गुस्सा ज्यादा था। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी बहन इस वजह से अपने पति, अपने घर और परिवार से सारे रिश्ते तोड़ देगी। प्रकाश ने दुखी चेहरे और धीमी आवाज़ों में आगे कहा, मैंने बहुत कोशिश की, दवाइयाँ भी लीं, लेकिन कुछ सुधार नहीं हुआ। वह मुझसे दूर होती गई और फिर चोरी छिपे किसी और आदमी से मिलने लगी। 1 महीने पहले उसने अपने सारे कपड़े पैक किए, घर के सारे जमा पैसे लिए और चली गई। उसने एक चिट्ठी छोड़ी है कि मैं उसे ढूंढने की कोशिश न करूं। जब उसका मन भर जाएगा तो वह खुद लौट आएगी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी विक्रम, मैंने किसी को नहीं बताया, यहां तक कि घर वालों को भी नहीं। डर था कि लोग हंसेंगे। यह संवेदनशील और अजीब कहानी सुनकर विक्रम केवल एक लंबी सांस ले सका। एक आदमी के घायल आत्मसम्मान से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। उसने प्रकाश के कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना दी, दुखी मत हो प्रकाश, समझो हमारे ही घर में ऐसी खराब लड़की पैदा हुई। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, कहीं भी जाएगी, वापस तो आना ही पड़ेगा।
दोनों भाई कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। माहौल बहुत बोझिल हो गया था। विक्रम को बेचैनी महसूस हुई और वह खड़ा हो गया। प्रकाश, मुझे बाथरूम जाना है। प्रकाश ने थके हुए अंदाज में पीछे की ओर इशारा किया। पीछे बगीचे में चले जाओ, वहां ज्यादा खुला है। विक्रम ने सिर हिलाया और घर के पीछे चला गया। बगीचा काफी बड़ा था, जिसमें कुछ फलों के पेड़ बेतरतीब ढंग से लगे थे। जंगली घास उगी हुई थी और बीच बीच में मिट्टी के कुछ नए ढेर बने हुए थे जो काफी अजीब लग रहे थे। जब विक्रम केले के पेड़ों के झुरमुट के पीछे एक कोने में खड़ा होकर हल्का हो रहा था, तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया जिससे वह कांप गया। यह मौसम की ठंडक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ठंडक थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी, एक अजीब सा डर। उसने अनजाने में चारों ओर देखा। सब कुछ सामान्य था, पत्तियों की सरसराहट, कीड़ों की आवाज, लेकिन न जाने क्यों विक्रम को लगा जैसे सैकड़ों अदृश्य आंखें उसे जमीन के नीचे से घूर रही थीं। उसे सिहरन हुई, एक अनजाना डर उसके दिल में समा गया। यह एहसास बहुत अस्पष्ट था, लेकिन इतना वास्तविक था कि उसने जल्दी से अपनी पैंट की जिप बंद की और बिना पीछे मुड़े तेजी से घर के अंदर चला गया। विक्रम का बदला हुआ चेहरा देखकर प्रकाश ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। विक्रम ने हाथ हिलाते हुए जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, शायद लंबे सफर की वजह से थोड़ी थकान है। दोनों आदमी कुछ देर और बैठे रहे। सांत्वना की बातें अब बेमानी लग रही थीं। विक्रम का भी और कुछ पूछने का मन नहीं था। वह खड़ा हो गया और जाने की इजाजत मांगी। ठीक है, मैं अब मेरठ के लिए निकलता हूं। प्रिया के बारे में कोई खबर मिले तो मुझे जरूर बताना। प्रकाश ने सिर हिलाया और उसे गेट तक छोड़ने आया। जैसे ही विक्रम की मोटरसाइकिल की परछाई गली में ओझल हुई, उस बेचारे सीधे सादे आदमी के चेहरे पर निराशा और दुख साफ झलक रहा था। प्रकाश शर्मा और प्रिया की शादी एक तूफानी और जल्दबाजी में हुई शादी थी। उनके मिलने से लेकर पति पत्नी बनने तक का पूरा सफर सिर्फ 3 महीने का था। प्रकाश 38 साल का गाजियाबाद का रहने वाला एक छोटा लेकिन सफल मटन का कारोबारी था। उसके पास वह सब कुछ था जो उस उम्र का एक आदमी चाहता है। आर्थिक स्थिरता, एक बड़ा घर और एक ऐसा काम जो भले ही थोड़ा खूनी था लेकिन खूब पैसा देता था। प्रकाश का जीवन कसाईखाने और उसके सूने घर की चारदीवारी के बीच सामान्य रूप से बीत रहा था, जब तक कि वह प्रिया से नहीं मिला। प्रिया उस समय सिर्फ 22 साल की थी, एक खूबसूरत, नाजुक दिखने वाली लड़की जो पुरुषों के लिए एक मसाज पार्लर में काम करती थी। प्रकाश की नज़रों में, जो हर दिन चाकू, छुरी, खून और मांस से घिरा रहता था, प्रिया एक पवित्र फूल की तरह थी, एक ताज़ी हवा का झोंका। उसे पहली नज़र में ही प्रिया से प्यार हो गया। एक अनुभवी आदमी होने और अपनी दौलत के दम पर प्रकाश ने जल्द ही उस युवा लड़की का दिल जीत लिया। उनके रिश्ते पर कुछ सवाल भी उठे। प्रकाश के एक करीबी दोस्त ने उसे सीधे सीधे मना किया था, यह खुलासा करते हुए कि वह प्रिया का एक नियमित ग्राहक था और यह कि मसाज पार्लर का काम सिर्फ एक दिखावा था, असल में वह जिस्मफरोशी का धंधा करती थी। लेकिन प्रकाश, जो उस समय प्यार के नशे में पूरी तरह से डूबा हुआ था, ने सब कुछ खारिज कर दिया। उसने सोचा कि उसका दोस्त उससे जलता है या यह सिर्फ अतीत की बात है जिसे हर किसी को दफनाने का हक है। उसने सिर्फ वही माना जो उसने देखा था, एक खूबसूरत, युवा, मासूम लड़की जो हमेशा कमज़ोर होने का नाटक करती थी और जिसे सहारे के लिए एक कंधे की ज़रूरत थी। शादी जल्दी हो गई। प्रिया ने मसाज पार्लर में काम करना छोड़ दिया और एक सच्ची पत्नी की तरह घर पर रहने लगी और ऑनलाइन कपड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। शादीशुदा जिंदगी के पहले कुछ महीने शांति से बीते। प्रकाश को लगा कि उसे अपनी जिंदगी का सुकून भरा किनारा मिल गया है, कि जब वह हर दिन घर लौटेगा तो उसकी युवा पत्नी के इंतजार से उसके हाथों से खून की गंध धुल जाएगी। उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह एक भयानक तूफान से पहले की बनावटी शांति थी, एक ऐसा तूफान जो उसे एक सीधे सादे आदमी से सबसे क्रूर और शैतान बना देगा। प्रकाश के घर के बगीचे में महसूस हुई वह सिहरन भरी ठंडक विक्रम को मेरठ वापस आते समय पूरे रास्ते परेशान करती रही। यह कोई सामान्य डर नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो उसके दिमाग में घुसकर उसे खाए जा रहा था, एक अशुभ संकेत जिसे वह कोई नाम नहीं दे पा रहा था। उस रात विक्रम करवटें बदलता रहा, सो नहीं सका। उसकी बहन की छवि बार बार उसके दिमाग में आ रही थी। कभी वह हंसती हुई, कभी नखरे करती हुई और कभी उसका लापरवाह अंदाज़ा। उसे उस पर गुस्सा भी आ रहा था, प्यार भी, और उसकी चिंता भी हो रही थी। सुबह होने से ठीक पहले, जब थकान ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था, विक्रम की आंख लग गई और फिर एक भयानक दुःस्वप्न ने उसे जकड़ लिया। सपने में
उसने खुद को प्रकाश के घर के पीछे उसी बगीचे के बीच में अकेला खड़ा पाया। रात घनी और ठंडी थी। पत्तियों के बीच से सरसराती हवा किसी के रोने जैसी लग रही थी। अचानक उसी जगह से जहां वह दोपहर में खड़ा था, एक धुंधली सफेद परछाई धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट हुई और वह उसकी बहन प्रिया थी। लेकिन वह खूबसूरत जिंदा दिल प्रिया नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खुली थीं, निर्जीव और खाली। वह विक्रम के सामने हवा में तैर रही थी। उसका मुंह खुला था लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। केवल एक कमजोर, हताश आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, भैया मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वह यह कहते हुए अपने ठीक नीचे जमीन की ओर इशारा कर रही थी। विक्रम एक झटके से जाग गया, पसीने से लथपथ, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सपना इतना वास्तविक था, हर विवरण। प्रिया की वह ठंडक और हताशा उसे अब भी अपने आसपास महसूस हो रही थी। कुछ रातों बाद दुःस्वप्न फिर से आया, लेकिन इस बार यह कई गुना ज्यादा भयानक था। नज़ारा वही बगीचे का था, परछाई भी प्रिया की थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा सड़ने लगा था, मांस गल रहा था। वह अब हवा में नहीं तैर रही थी, बल्कि जमीन से बाहर निकलने के लिए मिट्टी को खरोंच रही थी। उसकी 10 उंगलियों से खून बह रहा था। मुझे बचाओ की आवाज अब प्रार्थना नहीं, बल्कि एक खामोश चीख थी, एक ऐसी असहनीय पीड़ा जो सुनने वाले की आत्मा को चीर दे। विक्रम अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे यकीन हो गया कि यह कोई साधारण सपना नहीं है। एक सगे भाई के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उसकी बहन सच में किसी बड़ी मुसीबत में है। चुपचाप बैठकर इंतजार करने के बजाय विक्रम ने सीधे गाजियाबाद पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन में विक्रम द्वारा प्रिया के संपर्क टूटने, प्रकाश के साथ उसकी बातचीत और 2 अजीब सपनों की पूरी कहानी सुनाने के बाद ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी ने शुरू में इसे एक सामान्य पारिवारिक मामला माना। लेकिन जब विक्रम ने इस बात पर जोर दिया कि उसकी बहन प्रकाश शर्मा की कानूनी पत्नी है और प्रकाश के घर का पता बताया, तो पुलिसकर्मी अचानक रुक गया। उसने अपनी मेज पर रखे फाइलों के ढेर में कुछ खोजा और फिर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आप 1 मिनट रुकिए, पुलिसकर्मी ने कहा और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह एक और जांच अधिकारी के साथ वापस आया। दोनों के चेहरे पर गंभीरता थी। जांच अधिकारी ने विक्रम को देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, मिस्टर सिंह, आपकी बहन का मामला शायद उतना सीधा नहीं है। पिछले 1 महीने में हमें अलग अलग परिवारों से 9 और लड़कियों के लापता होने की रिपोर्ट मिली है। चिंता की बात यह है कि ये सभी 9 लड़कियां आपकी बहन की उम्र की थीं और उनके फोन का आखिरी सिग्नल उसी इलाके के पास से मिला था जिसका पता आपने अभी दिया है। अधिकारी ने यह भी बताया कि वे फोन लोकेशन के आधार पर पहले ही एक बार प्रकाश शर्मा से पूछताछ कर चुके थे, लेकिन वह बहुत शांत और सहयोगी लग रहा था और उसके घर में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। ठोस सबूतों के अभाव में वे तलाशी नहीं ले सकते थे। यह सुनकर विक्रम जैसे सुन्न हो गया। 9 और लड़कियां गायब थीं। उसके अंदर का डर अब यकीन में बदल गया था। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा और विनती भरी आवाज में कहा, आपको उसके घर की तलाशी लेनी होगी। मेरी बहन उसकी कानूनी पत्नी है, वह वहीं रहती थी। उसने मुझे जो आखिरी संदेश भेजा था उसमें भी उसने कहा था कि वह घर पर है। मेरी बहन ऐसे ही गायब नहीं हो सकती। और वो सपने, मुझे यकीन है कि मेरी बहन मुझे संकेत दे रही है। वह उस बगीचे के नीचे है। कृपया प्रकाश के घर की तलाशी लीजिए। विक्रम की दृढ़ता और एक ही स्थान पर 10 गुमशुदगी के मामलों के बीच संदिग्ध संबंध ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मना लिया। यह अब एक अकेली गुमशुदगी का मामला नहीं था। एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। प्रकाश शर्मा के आवास के लिए तत्काल तलाशी वारंट जारी किया गया। शाम ढल रही थी, जिसने गाजियाबाद के आसमान को खून की तरह गहरे लाल रंग में रंग दिया। उस भयावह शाम की रोशनी में पुलिस की दर्जनों गाड़ियां चुपचाप उस बंद गली में दाखिल हुईं और प्रकाश शर्मा के घर को चारों तरफ से घेर लिया। गाजियाबाद पुलिस के सबसे तेज तर्रार पुलिसकर्मी, जांचकर्ता और फोरेंसिक टीम मौके पर मौजूद थे। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। विक्रम को साथ रहने की इजाजत दी गई थी। वह एक गाड़ी के पीछे छिपकर खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुट्ठियां भिंची हुई थीं और आंखें उस शांत लोहे के गेट पर टिकी थीं जहां उसे महसूस हो रहा था कि उसकी बहन दफन है। टीम ने अंदर प्रवेश किया, कई बार लाउडस्पीकर पर आवाज़ लगाई, लेकिन जवाब में केवल मौत का सन्नाटा था। गेट और घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। यह मानकर कि संदिग्ध भाग गया है, कमांडर ने दरवाज़ा तोड़ने का आदेश दिया। धड़ाम, लकड़ी का दरवाज़ा टूटकर खुल गया और पुलिस बल अंदर घुस गया। घर अजीब तरह से साफ था, धूल का एक कण भी नहीं।
सामान इतनी करीने से रखा हुआ था कि वह डरावना लग रहा था। किसी भी तरह के संघर्ष या उथल पुथल का कोई निशान नहीं था। सब कुछ बहुत सामान्य था, और यही असामान्यता इसे और भी भयानक बना रही थी। एक टीम कमरों की तलाशी लेने लगी, जबकि दूसरी टीम विक्रम के आग्रहपूर्ण इशारे पर सीधे पीछे के बगीचे की ओर बढ़ी। यही जगह है। विक्रम ने केले के झुरमुट के पास मिट्टी के उन नए ढेरों की ओर इशारा किया जहां उसने वह भयानक दुःस्वप्न देखा था। फ्लडलाइट्स जला दी गईं, जिससे हर वर्ग मीटर जमीन रोशन हो गई। फोरेंसिक टीम ने अपना काम शुरू किया। मिट्टी की हर परत को सावधानी से हटाया जा रहा था। नम मिट्टी की गंध उठ रही थी, जो एक अजीब, मिचली पैदा करने वाली मीठी गंध के साथ मिल रही थी, जो लगातार तेज होती जा रही थी। पूरा बगीचा खामोशी में डूबा हुआ था। केवल फावड़ों की नियमित आवाज और वहां मौजूद लोगों की तेज सांसों की आवाज आ रही थी। और फिर एक जांचकर्ता चिल्लाया, मिल गया। फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया था। सभी ने अपनी सांसें रोक लीं। मिट्टी की आखिरी परत हटाई गई, जिससे एक इंसान की टांग की हड्डी का टुकड़ा सामने आया। विक्रम घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह एक दिल दहला देने वाली चीख में चिल्लाया। उसका अंतर्ज्ञान, उसका सपना, सब सच हो गया था। खुदाई का काम तेज कर दिया गया। जैसे जैसे वे गहरा खोदते गए, सच्चाई और भी भयानक होती गई। केवल एक नहीं, बल्कि कई अधूरे मानव कंकाल मिले, जिन्हें बेरहमी से एक दूसरे के ऊपर दफनाया गया था। खोपड़ियां, पसलियां, कूल्हे की हड्डियां ठंडी जमीन के नीचे बिखरी पड़ी थीं। इसी बीच घर के अंदर तलाशी ले रही टीम को एक और भी भयानक खोज मिली। उन्होंने गोदाम में रखे 2 बड़े औद्योगिक डीप फ्रीजर खोले। अंदर सूअर का मांस नहीं, बल्कि सैकड़ों किलो पिसा हुआ कीमा था, जिसे चर्बी और मसालों के साथ मिलाकर सीख कबाब के तैयार मिश्रण के पैकेटों में सावधानी से पैक करके एक दूसरे के ऊपर रखा गया था। बगल में बड़ी बड़ी औद्योगिक कीमा बनाने वाली मशीनें रखी थीं। उनके ब्लेड पर अब भी नसों के रेशे और सूखे, काले खून के धब्बे लगे हुए थे। उन ठंडी मशीनों से मौत की एक घिनौनी, असहनीय बदबू आ रही थी। पूरे अपराध स्थल को सील कर दिया गया। हड्डियों के नमूने, कीमा के नमूने और गोदाम में मिले औजारों को जांच के लिए जब्त कर लिया गया। बाद में डीएनए जांच के नतीजों ने एक भयानक सच्चाई की पुष्टि की। बगीचे में मिले कंकाल प्रिया और 9 अन्य लापता लड़कियों के डीएनए से मेल खाते थे, और फ्रीजर में, जिसे कबाब का कीमा कहा जा रहा था, उसमें इंसानी डीएनए था। प्रकाश शर्मा का अपराध दिन के उजाले की तरह साफ था। वह सिर्फ एक हत्यारा नहीं था, वह सचमुच एक नरभक्षी शैतान था। तुरंत प्रकाश शर्मा के खिलाफ एक विशेष राष्ट्रव्यापी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। उस कसाई की तस्वीर, जिसके चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा था, हर गली चौराहे पर चिपका दी गई, हर मीडिया चैनल पर प्रसारित की गई। अब तक की सबसे बड़ी तलाशी अभियान शुरू किया गया। जांच दल का मानना था कि अपनी विकृत प्रवृत्ति के कारण प्रकाश रुक नहीं पाएगा। वह भाग रहा था, लेकिन खून और हवस की उसकी प्यास उसे जल्द ही सामने ले आएगी। प्रकाश के सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और उन पर नजर रखी जाने लगी। जासूसों की टीमें हर जगह भेजी गईं, उसके हर रिश्ते की छानबीन की गई। 1 हफ्ते की कड़ी तलाशी के बाद एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। ट्रैफिक कैमरों ने प्रकाश के पिकअप ट्रक की फुटेज रिकॉर्ड की थी, जो उसी रात गाजियाबाद से दिल्ली की ओर जा रहा था, जिस रात पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा था। निशान का पीछा करते हुए जासूसों ने पता लगाया कि ट्रक को दिल्ली के एक पार्किंग स्थल में छोड़ दिया गया था। प्रकाश दिल्ली में घुस गया था, छिपने के लिए विशाल भीड़ में खो गया था, यह मानते हुए कि संदिग्ध अपनी पाशविक प्रवृत्तियों को पूरा करने के लिए जटिल क्षेत्रों की तलाश करेगा। जासूसों ने दिल्ली के हॉटस्पॉट जैसे पहाड़गंज के होटलों और गेस्ट हाउसों पर ध्यान केंद्रित किया। प्रकाश की तस्वीरें गुप्त रूप से गेस्ट हाउस के मालिकों और रिसेप्शनिस्टों को भेजी गईं, और फिर जांच दल की हॉटलाइन पर एक निर्णायक फोन कॉल आया। पहाड़गंज के एक छोटे से होटल के एक रिसेप्शनिस्ट ने कांपती हुई आवाज में खबर दी कि अभी अभी एक आदमी, जो वांछित संदिग्ध से बहुत मिलता जुलता है, ने एक कमरा किराए पर लिया है। उसके साथ एक युवा, सुंदर, भड़कीले कपड़े पहने लड़की भी थी। तुरंत एक विशेष टास्क फोर्स टीम को रवाना होने का आदेश दिया गया। हर गुजरता पल एक और जान ले सकता था। जब विशेष बल होटल पहुंचे तो उन्होंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। सही कमरा नंबर की पुष्टि करने के बाद दरवाजे को लात मारकर तोड़ दिया गया। अंदर का नजारा देखकर हर कोई कांप गया। अस्त व्यस्त बिस्तर पर एक युवा लड़की नग्न अवस्था में थी। उसका चेहरा नीला पड़ गया था और दम घुटने से उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं। प्रकाश शर्मा अपने विशाल शरीर के साथ पीड़िता के ऊपर बैठा था। उसके भारी हाथ लड़की की गर्दन को कसकर पकड़े हुए थे।
वह अपने बर्बर कृत्य को दोहरा रहा था। वहीं रुको, पुलिस। अचानक हमले से चौंककर प्रकाश मुड़ा। उसकी लाल आंखों में खून की धारियां थीं। वह एक घायल जानवर की तरह दहाड़ा और जवाबी हमला करने के लिए उठा, लेकिन पुलिसकर्मी तैयार थे। सटीक और निर्णायक पेशेवर चालों के साथ उन्होंने उस शैतान कसाई को फर्श पर गिरा दिया। हथकड़ियों की खनक ने उस इंसान के भेस में छिपे शैतान के आतंक के दिनों का अंत कर दिया। 11वीं पीड़िता को आखिरी पलों में चमत्कारिक रूप से बचा लिया गया। लड़की को गहरे सदमे की हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान बच गई थी। 1 महीने तक आतंक फैलाने के बाद कसाई प्रकाश शर्मा आखिरकार सलाखों के पीछे था। गाजियाबाद पुलिस के ठंडे पूछताछ कक्ष में प्रकाश शर्मा चुपचाप बैठा था। गिरफ्तारी के समय वाला घबराहट या गुस्सा अब नहीं था। वह सीधी पीठ करके बैठा था, हथकड़ी लगे हाथ मेज पर रखे थे और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह भयावह रूप से शांत था, जैसे कि जघन्य हत्याओं की श्रृंखला को अंजाम देने वाला वह नहीं, कोई और था। सबसे अनुभवी जांचकर्ताओं ने घंटों तक उससे पूछताछ की, लेकिन प्रकाश चुप रहा। उसने न तो अपना अपराध कबूल किया और न ही इनकार किया। वह बस अपनी निर्जीव आंखों से शून्य में घूरता रहा। यह तब तक चला जब तक कि एक बड़े अनुभवी जांच अधिकारी ने धीमी और गहरी आवाज में मेज पर प्रकाश और प्रिया की शादी की तस्वीर नहीं रखी और कहा, तुम उससे बहुत प्यार करते थे, है ना? प्रकाश के अंदर का बर्फ का पहाड़ पिघलने लगा। उसकी आंखें झपकीं और वह तस्वीर में प्रिया की खिलखिलाती मुस्कान को घूरता रहा। काफी देर बाद उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज सूखी और कर्कश थी, जैसे सूखी पत्तियों को कुचला जा रहा हो। और फिर एक एक करके उसने अपने सारे अपराधों को बयान करना शुरू कर दिया। उसके कबूलनामे में कोई पछतावा नहीं था, एक आंसू भी नहीं, केवल एक ठंडी बेरहम सटीकता थी जिसने सबसे अनुभवी सुनने वालों को भी घृणा से कंपा दिया। हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता था, प्रकाश ने शुरू किया। इतना प्यार कि मैं अंधा हो गया था। इतना कि मैंने अपने दोस्तों की सारी सलाहों को नजरअंदाजा कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अच्छी औरत नहीं है, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। मेरी नज़रों में वह एक परी थी। मैंने उसे सब कुछ दिया, एक परिवार, एक घर, एक चिंता मुक्त जीवन। मैंने सोचा कि मेरा प्यार उसके अतीत को धो सकता है, उसे एक अच्छी पत्नी बना सकता है। वह तिरस्कार से हंसा, एक विकृत, कड़वी मुस्कान। लेकिन मैं गलत था। इंसान का स्वभाव कभी नहीं बदलता, आदतें पुरानी ही रहती हैं। शादी के कुछ महीनों बाद वह बदलने लगी। पहले तो सिर्फ चोरी छिपे फ़ोन कॉल्स, संदिग्ध संदेश जिन्हें वह तुरंत डिलीट कर देती थी। फिर वह आधी रात को बाहर जाने लगी। जब मैं पूछता तो वह कहती कि वह ग्राहकों को सामान देने जा रही है। ऑनलाइन कपड़े बेचने के लिए रात के 1-2 बजे कौन डिलीवरी करता है? मुझे शक होने लगा। मैंने उसका पीछा किया और जो मैंने देखा उसने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने उसे अलग अलग आदमियों के साथ होटलों में जाते देखा। एक बार नहीं, बल्कि कई बार, कई अलग अलग होटलों में। सच आखिरकार सामने आ ही गया। ऑनलाइन कपड़े बेचना सिर्फ एक बहाना था। वह अभी भी अपना पुराना काम कर रही थी, अपना गंदा, घिनौना धंधा। प्रकाश की आवाज सपाट थी, लेकिन उसकी आंखों में खून की लाल धारियां उभर आई थीं। सबसे ज्यादा दर्दनाक, सबसे ज्यादा अपमानजनक तब था जब मुझे पता चला कि वह हमारे अपने घर को, हमारी अपनी शादी के बिस्तर को जिस्म फरोशी का अड्डा बना रही थी। मैंने उससे बहाना बनाया कि मुझे काम से 1 हफ्ते के लिए दिल्ली जाना है, लेकिन मैं कहीं नहीं गया। मैं घर के पास एक कोने में छिपकर नजर रखने लगा और मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने अजनबी मर्दों को एक एक करके हमारे घर में आते जाते देखा। वे मेरी पत्नी के साथ उसी बिस्तर पर सौदा करते थे जिस पर मैं हर रात उसे गले लगाकर सोता था। मेरे अंदर का गुस्सा फट पड़ा। मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे बेवकूफ, सबसे अपमानित पति हूं। मेरे दोस्त की बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। वह सही था। मैंने एक वेश्या से शादी की थी। उस रात आखिरी ग्राहक के जाने के बाद मैं घर में दाखिल हुआ। मुझे देखकर वह समझ गई कि सब कुछ उजागर हो गया है। वह घुटनों के बल गिरकर रोने लगी, माफी मांगने लगी। उसने अपने मुश्किल अतीत, अपने कर्जों के बारे में बताया, लेकिन मैं अब कुछ नहीं सुन रहा था। मेरे दिमाग में बस उसकी नग्न छवि थी जो दूसरे मर्दों के नीचे तड़प रही थी। धोखे और घृणा ने मेरे अंदर के सारे प्यार को मार डाला था। एक आदमी की ताकत जो हर दिन बकरों को काटता है, और धोखे से पैदा हुआ पागलपन। मैं खुद पर काबू नहीं रख सका। मैं उस पर टूट पड़ा और अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन कसकर दबा दी। प्रकाश रुका। उसने अपने भारी हाथों को अपने चेहरे के सामने उठाया, उन्हें एक हथियार की तरह निहारते हुए।
वह छटपटा रही थी, मेरे हाथों को खरोंच रही थी, लेकिन वह बहुत कमज़ोर थी। मेरी ताकत के आगे वह एक चूजे की तरह थी। मैं बस कसता गया, जब तक कि उसका शरीर ढीला नहीं पड़ गया, उसकी आंखें पलट नहीं गईं और उसकी आखिरी सांस थम नहीं गई। उस समय मुझे डर नहीं लगा, मुझे बस राहत महसूस हुई, जैसे मैंने अभी अभी एक गंदे जानवर को मारा हो, एक ऐसी बीमारी जिसने मेरी जिंदगी को गंदा कर दिया था। उसे मारने के बाद मैं थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा। मैंने पुलिस को बुलाने के बारे में नहीं सोचा। पुलिस को बुलाकर क्या करता, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया? नहीं, मुझे इसे खुद ही संभालना था। और मेरे अंदर के कसाई की प्रवृत्ति जाग उठी। मैं हर दिन दर्जनों बकरों को काटता हूं, तो मैं एक इंसानी लाश को क्यों नहीं ठिकाने लगा सकता? मेरे लिए उस समय उसकी लाश एक बकरे से ज्यादा कुछ नहीं थी। मैंने उसकी लाश को पीछे गोदाम में घसीटा। वहां मेरे पास सारे औजार थे, चाकू, छुरी, आरी, सब कुछ बहुत आसान था। मैंने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ठीक उसी तरह जैसे मैं हर दिन बकरों के साथ करता था। यह काम तो मैं रोज करता था। प्रकाश का यह कबूलनामा सुनकर जांचकर्ताओं के चेहरे घृणा से पीले पड़ गए, लेकिन वह बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोलता रहा। मांस को ठिकाने लगाना सबसे मुश्किल था। अगर मैं उसे फेंक देता तो पकड़े जाने का खतरा था। और फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया। मेरे पास कीमा बनाने के लिए कुछ औद्योगिक मशीनें थीं, क्यों नहीं? यह सबसे उत्तम तरीका था। मैंने उसके सारे मांस को कीमा मशीन में डाल दिया, उसे पीस दिया। फिर मैंने उसे चर्बी और कबाब के मसालों के साथ मिलाया। मैंने अपनी ही धोखेबाज पत्नी के मांस से कबाब का कीमा बनाया। मैंने उन्हें सावधानी से पैक किया और डीप फ्रीजर में रख दिया। जो बड़ी हड्डियां थीं जिन्हें पीसा नहीं जा सकता था, उन्हें मैंने पीछे बगीचे में गड्ढा खोदकर दफना दिया। सब कुछ साफ कर दिया, एक भी निशान नहीं छोड़ा। संगीत, प्रिया की मौत ने मेरे अंदर एक दूसरे इंसान को जगा दिया, एक शैतान। मुझे अब कोई अपराध बोध महसूस नहीं होता था, बल्कि मुझे एक तरह की शक्ति महसूस होती थी। मुझे उसकी जैसी सभी लड़कियों से नफरत होने लगी। वे खूबसूरत, मासूम दिखने वाली लड़कियां जो अंदर से सड़ी हुई होती हैं, जो पैसे के लिए अपने जिस्म को बेचने के लिए तैयार रहती हैं। मुझे लगा कि वे सब प्रिया की तरह हैं, वे सब मरने के लायक हैं। मुझे लगा कि समाज से इस कचरे को साफ करना मेरा मिशन है। मैंने प्रिया का पुराना लैपटॉप खोला और कॉलगर्ल वेबसाइट्स की हिस्ट्री देखी। मैंने वहीं से शुरुआत की। मैं उन्हें घर पर बुलाता, उसी घर पर। मैं इसे एक बदला मानता था, उन्हें उसी जगह मरने पर मजबूर करता था जहां मेरी पत्नी ने मुझे अपमानित किया था। मैं उनके साथ संबंध बनाता था, लेकिन संतुष्ट होने के बाद, जब वे सबसे ज्यादा बेखबर होती थीं, मैं हमला कर देता। वही तरीका, हाथों से गला घोंटकर मारना, तेज और साफ। और मुझे उनकी जिंदगी को अपने हाथों में नियंत्रित करने का एहसास पसंद था। और इस तरह दूसरी, तीसरी और फिर 9वीं पीड़िता, वे सभी वेश्याएं थीं। प्रक्रिया वही रही, मारना, टुकड़े करना, कीमा बनाना, कबाब का मिश्रण तैयार करना, हड्डियां दफनाना। मेरा डीप फ्रीजर भरता जा रहा था और मेरे घर के पीछे बगीचे में नए टीले बढ़ते जा रहे थे। मैं यह एक मशीन की तरह, एक आदत की तरह करता था। हर बार जब मैं एक को मारता तो मुझे खुशी महसूस होती, जैसे मैं प्रिया के धोखे का बदला एक बार फिर ले रहा हूं। जब विक्रम, प्रिया का भाई, मुझे ढूंढने आया तो मैंने एक उत्तम नाटक किया। मैंने कहा कि प्रिया मुझे मर्दानगी में कमी के कारण छोड़कर चली गई है, एक ऐसा कारण जिससे ज्यादा अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए यह और भी ज्यादा विश्वसनीय लगा। उस बेवकूफ ने पूरी तरह से विश्वास कर लिया, लेकिन मैं जानता था कि जल्द ही सब कुछ सामने आ जाएगा। इतने सारे लोगों का गायब होना हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। जिस रात पुलिस आई, मुझे पहले से ही आभास हो गया था। मैं भागने में कामयाब रहा। मैं दिल्ली भाग गया। कुछ समय के लिए छिपने का इरादा था, लेकिन हत्या का नशा मेरे खून में बस गया था। मैं रुक नहीं सकता था। हवस और खून की प्यास फिर से जाग उठी। मैंने होटल में एक नया शिकार ढूंढा था। मैं लगभग सफल हो गया था। अगर आप लोग समय पर नहीं पहुंचते तो वह 11वीं पीड़िता होती। उस कसाई का कबूलनामा खत्म हो गया। उसने कोई पछतावा नहीं दिखाया। उसे विश्वास था कि उसने जो किया वह सही था, एक जरूरी शुद्धिकरण। उसके अंदर के शैतान ने इंसानियत को पूरी तरह से निगल लिया था। प्रकाश शर्मा का मुकदमा कुछ महीनों बाद सार्वजनिक रूप से आयोजित किया गया। अकाट्य सबूतों और हत्यारे के बर्बर कबूलनामे के साथ जूरी को फैसला सुनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। प्रकाश के अपराध को विशेष रूप से गंभीर माना गया। उसके अमानवीय कृत्य ने जनता में अत्यधिक आक्रोश पैदा किया था और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची थी।
गाजियाबाद की अदालत ने हत्या और शव के अपमान के अपराध में प्रकाश शर्मा को उच्चतम सजा, मृत्युदंड सुनाई।